देखो बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ ग्राफ्स बताए थे जिसमें हमने मोनोपोली के कुछ ग्राफ बताए हुए थे। ठीक है, मोनोपोली में जो शॉर्ट रन में हमने आपको बताया हुआ था, कौन कौन सा बताया हुआ था? एक तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका बताया था और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का बताया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करी थी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने लॉस निकाला था और साथ ही साथ एबनॉर्मल लॉस निकाला था। ठीक है, ये काम हुआ था। तो अभी मोनोपोलिस्टिक में हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेंगे और साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन के 3 ग्राफ बचे हुए थे। तो पहले परफेक्ट का कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं मोनोपोलिस्टिक का बना देता हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्म का इक्विलिब्रियम किस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, कि अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की बात करते हैं हम लोग, जैसे डिमांड और सप्लाई के अनुसार फर्म का इक्विलिब्रियम निकलता है, फिर उस इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर बदलाव होता है तो किस तरीके की बात करेंगे, वो भी चीज़ यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो आज सारे ग्राफ बनाने हैं और उसके बाद हमें बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करना है, फिर देखेंगे आगे की कहानी। देखिए बेटा, अब यहाँ पर अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट ना बेटा, क्या आ जाएगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया था बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मल प्रॉफिट बोल दो या ब्रेक इवन पॉइंट बोल दो। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा? टी आर बराबर टी सी ना, टी आर बराबर क्या होगा? टी सी, या ए आर बराबर ए सी कह दो, बात तो एक ही है। तो अगर टी आर बराबर टी सी है तो इस केस में क्या होगा? तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारा क्या है बेटा? एक्स वाई, ए आर और एम आर क्या होगा बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए आर इज इक्वल टू एम आर। क्या हो जाएगा ये हमारा? ए आर इज इक्वल टू एम आर। फिर उसके बाद ये हमारा क्या होगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये तो हमारा निकलना ही निकलना है। अब जब यहां से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को देख रहे हैं तो एक हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व आएगा वो क्या होगा? ए आर कर्व को टेंजेंट करता हुआ जाएगा, ये नहीं जाएगा? ए आर कर्व को क्या करेगा बेटा? टेंजेंट करता जाएगा। तो अब यहां से हमारा क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा प्राइस, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो अगर अब यहां पर आप लोग देखें तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा बेटा? टी आर बराबर ओपी इंटू ओ क्यू ना, क्या बन जाएगा बेटा? ओपी ई क्यू। क्या बन जाएगा? ओपी ई क्यू। उसी तरीके से अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम लोग तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा? ओपी इंटू ओ क्यू। क्या बन जाएगा बेटा? ओपी ई क्यू। तो जितना हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा क्या है बेटा? कॉस्ट है या नहीं है? जितना हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है। तो क्या हुआ यहाँ पर? दैट इज टी आर इज इक्वल टू टी सी। अगर टी आर इज इक्वल टू टी सी है तो इसी को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते थे या नहीं कहते थे? इसी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ बेटा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। कि यहां पर अगर देखा जाए तो जितना हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा क्या है? कॉस्ट है। जितना हमारा रेवेन्यू है उतना ही हमारा क्या है? कॉस्ट है। तो यहां पर ना किसी तरीके का प्रॉफिट होगा ना ही किसी तरीके का लॉस होगा। तो ये चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। जल्दी से टेप दो। चलो ठीक है, तो पीडीएफ ही दे दूंगा। हाँ, मोनोपोली में जो है ना, मोनोपोली में लेस इलास्टिक होता है, वहां पर इलास्टिसिटी वैल्यू 1 से कम होता है, तो बहुत ही ज्यादा झुकाव, जैसे ये है। ठीक है, अगर ऐसे झुका हुआ है तो लेस देन 1, अगर ऐसे हो गया तो मोर देन 1, और पैरेलल हो गया तो ये इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो इन्फिनाइट, थोड़ा सा झुक गया तो क्या हो जाएगा? मोर देन 1, और पूरा ऐसे झुक जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 1। ठीक है, तो मोनोपोली में पूरा झुका हुआ होता है। जैसे बिहार में चापाकल देखे हो, है कि नहीं? तो हैंडपंप जब नीचे ले जाते हैं तो मोनोपोली एकदम पूरा नीचे रह जाता है। जब उठाने लगते हैं तो एक बीच में आता है, ये नहीं आता, तो मोर देन 1, और जब पूरा उठा लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। ठीक है, आसान शब्दों में। कहाँ रहता है रे हीरो बीजी तू?
है, मैसेज करते तो रिप्लाई नहीं करता है पूर्वक। अर्नब, तो ये क्या था बेटा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट की कहानी। बेटा हम अपने समय पर ही होते हैं, इसलिए लेट नहीं करना, ठीक है। अब ठीक है बेटा, एग्जाम तक तबीयत सही रखना है, ठीक है, नहीं तो घर आके फिर पीटेंगे। हो गया बेटा भाई यहां तक। अब देखो, अब ये तो हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, लॉस की कहानी होगी या नहीं होगी बेटा। अगर लॉस की कहानी हम लोग करेंगे, अभी बेटा आपको ना 5-10 मिनट और नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा छोटा ही था, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म से देखना ताकि समझ, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो आता ही होगा, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म से देखेंगे और फिर आज की कहानी बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखो अब अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है तो फिर किसको देखेंगे, लॉस को देखेंगे ना बेटा। अगर हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस में क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू कम और कॉस्ट ज्यादा, मतलब टीआर लेस देन टीसी ना। बेटा देखो हमने लॉस जो लिखा है इसका नॉर्मली हम लोग मीनिंग हम लोग ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है। बाहरी वाले लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि तुम्हारे टीचर ने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि नॉर्मल लॉस शब्द का प्रयोग इकोनॉमिक्स में नहीं होता। जब भी हम लोग बात करते हैं ना इकोनॉमिक प्रॉफिट और इकोनॉमिक लॉस की बात करते हैं, नॉर्मल लॉस जो होता है वो कस्टमर ही बियर करता है, तो हम लोग नॉर्मल लॉस की बात तो करते नहीं है। लेकिन चूंकि हमें समझना है तो दो बातें हम समझाएंगे, एक तो ऐसा नुकसान हो जिसे हम झेल सकते हो, एक तो ऐसा नुकसान हो जिसे हम झेल सकते, जैसे कि अगर मान लीजिए क्लास है, हमेशा टाइम पे रहता हूं, आज मैंने बोल दिया था कि चलो 15 मिनट लेट आऊंगा, ग्रुप में मैसेज कर दिया था ना, आदित्य ने ओके सर लिख के भी भेजा था। तो अब हुआ क्या, सुबह में 4 बजे तक जगा रह गया, फिर सोचा सोता हूं तो सुबह उठने में थोड़ी सी आलस हो रही थी, तो 15 मिनट लेट उठा तो सारा शेड्यूल ही 15 मिनट बिगड़ गया। तो अब उस केस में क्या हुआ कि भाई डेली टाइम पर आते हैं, एक दिन 10-15 मिनट लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या है नॉर्मल लॉस। लेकिन आप लोगों को बैठा दो और रोज में पौने घंटा लेट आऊं, बैठोगे, बोले यार मास्टर है पागल है यार, जब देखो तब पौन घंटा लेट रहता है, तो बैठोगे यहाँ पे नहीं भाई। एक आध दिन हो जाना थोड़ा मोड़ा नुकसान तो वो चलेगा, उसको हम क्या कर सकते, बियर कर सकते, उसको झेल सकते। तो ऐसा नुकसान जिसे ऑर्गेनाइजेशन बियर कर सकती हो, ऐसा नुकसान जिसे ऑर्गेनाइजेशन बियर कर सकती हो, कि भाई हम कुछ समय के लिए अपना प्रोडक्शन रोक देंगे, कि अगर हमें लगेगा कि लॉस ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन रोक देंगे। कि भैया जैसे देखो ना शेयर मार्केट वगैरह में जब ज्यादा गिरावट होती है तो क्या होता है, कुछ देर के लिए मार्केट बंद कर दिया जाता है, ये नहीं कर दिया जाता, ताकि एक बार संभलने का मौका मिल जाए। तो अगर लॉन्ग रन में कभी भी नुकसान होगा तो इस टाइम में क्या होगा, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन को रोक देंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्शन को रोक देंगे और बाद में हम चालू कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल लॉस, क्योंकि हमने बियर उसको कर लिया। लेकिन इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि संभलना मुश्किल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एबनॉर्मल लॉस, अर्थात शट डाउन पॉइंट। कि भाई अगर नुकसान लगातार हुए जा रहा है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है, तब हम क्या करें, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दुकान बंद करो, बहुत टेंशन हो गया, ठीक है। तो जो लॉस होता है ना, उस लॉस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ एक समय के लिए अपना जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं, होल्ड पर रख देते हैं, कुछ समय के लिए रोक देते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रोक देंगे, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेटा, स्क्रीन तो दिख रहा होगा सारे बच्चों को, तेरा नेट का प्रॉब्लम होगा, जल्दी से कोचिंग पे पहुंच जा, 2.5 घंटे पौने 3 घंटे की क्लास है आज। मैंने कल ग्रुप में मैसेज इसलिए कर दिया था, ठीक है, कि 1-8 घंटे में फेल नहीं आती ना। आज मेरी उधर की क्लास छुट्टी है, मैथ्स वाले सर ने बोला कि सर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मैंने बोला आप ले लो, मैं इधर पढ़ा लेता हूँ, तो आज मैं निपटा ही दूंगा। तो देखो, तो जहां पर भी, हाँ बेटा, तो वो अकाउंट्स का टर्म है ना, हम अकाउंटिंग टर्म नहीं बता, इसलिए मैंने बोला कि हम सिर्फ लॉस लिखते हैं, नॉर्मल लॉस नहीं लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस अकाउंटिंग का पार्ट है, इकोनॉमिक्स में उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बस ये समझाने के लिए बोला कि ऐसा लॉस जो हम झेल सकते हैं, तो इसलिए हमने बोला कि ये नॉर्मल तरीके का है, ज्यादा हमें नुकसान नहीं देगा, उस बेसिस पर हमने इसका नॉर्मल लॉस नाम दिया है, अकाउंटिंग वाला नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है।
तो लॉस में हमने क्या बोला कि जहां पर हमारा रेवेन्यू कम हो और कॉस्ट क्या हो बेटा, ज्यादा हो। जहां पर रेवेन्यू हमारा कम हो और कॉस्ट हमारा ज्यादा हो तो वो हमारा किस नाम से जाने बेटा, लॉस के नाम से। तो अगर अब हम लॉस को निकालेंगे, लॉस को फाइंड आउट करेंगे, तो फिर से एक ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। इधर यहां पर क्या होगा बेटा, फिर से एक ग्राफ बनेगा एक्स और वाई। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ए आर और एम आर। ये हमारा क्या हो गया बेटा, मार्जिनल कॉस्ट कर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल सारी चीजें हैं। अगर अब यहां पर ये हमारा एवरेज कॉस्ट बन जाए, ये हमारा क्या है बेटा, एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा, यहां पर ना बेटा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मिला देंगे और यहां से फिर एक लाइन यहां आ गया हमारा। तो देखिए E1 P P1 O और Q। अब देखिए बेटा, ये जो लाल वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू। ये हमारा क्या है, रेवेन्यू। और जो अपर वाला ब्लैक बॉक्स है वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट। तो आपको दिख रहा है ना कि ब्लैक पार्ट कहां है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कॉस्ट हमारा ज्यादा है और रेवेन्यू हमारा क्या है, कम है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं यहां पर कलर कर रहा हूं, यही हमारा क्या होगा बेटा, नॉर्मल लॉस के नाम से जाना जाएगा। दैट मींस लॉस के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा किस नाम से जाना बेटा, लॉस के नाम से जाना जाएगा। यहां पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है और कुछ एक हद तक हमारा क्या होता है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारा रिकवर होता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन को कुछ एक समय के लिए क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ एक समय के लिए प्रोडक्शन को होल्ड कर देंगे। तो अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो क्या होगा, ओपी इंटू ओ क्यू। क्या बन जाएगा बेटा, ओपी ई क्यू, ओपी ई क्यू, है ना। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें, OP1 इंटू ओ क्यू ना बेटा, क्या बन जाएगा, OP1 E1 क्यू, OP1 E1 क्यू। तो हमारा रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट बराबर TR माइनस TC। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, TR माइनस TC। TR हमारा कितना है, OPQ। TC क्या है, OP1 E1 क्यू। जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा बेटा, माइनस P1 E1 E होगा या नहीं होगा बेटा। प्रॉफिट का नेगेटिव हो जाना क्या कहलाता है, लॉस के नाम से जाना जाता है या नहीं। प्रॉफिट का नेगेटिव हो जाना ही हमारा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, नॉर्मल मत लिखो नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन तुम लोगों को। क्या होगा, ये हमारा लॉस होगा। ये क्या होगा बेटा, हमारा लॉस है। इसमें क्या करेंगे बेटा, होल्ड प्रोडक्शन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, है कि नहीं। एक अल्प समय के लिए, कम समय के लिए हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे। तो फिर जैसे ही हमारा सारा सिचुएशन सही होगा हम अपना काम शुरुआत कर लेंगे, है ना। जैसे अभी जब कोरोना वाला सिचुएशन आया था तो भाई इसमें तो बहुतों को बर्बाद करना पड़ गया, नहीं बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। तो ये हमारा क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। ये हमारा क्या था बेटा, एबनॉर्मल लॉस। कि बहुत लोगों ने तो सर्वाइव ही करना छोड़ दिया, नहीं कर पाए सर्वाइव। लेकिन अगर देखते हो कि मार्केट में बहुत सारे हैं, कभी किसी को कुछ नुकसान हो गया तो क्या करता है, संभलता है ना। किसी की दुकान में आग लग गया या कुछ लग गया तो क्या बोलता है, अरे इंश्योरेंस है, थोड़ा सा बच जाएंगे, बहुत कम नुकसान हुआ है। तो कुछ एक समय के लिए नहीं इफेक्टेड होगा, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए इफेक्ट होगा। तो जहां पर शॉर्ट पीरियड के लिए इफेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, नॉर्मल लॉस के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो ये हमारा किसका था बेटा, लॉस की कहानी। अगर यहीं पर हम लोग शट डाउन पॉइंट की बात करें, अगर यहीं पर किसकी बात करें बेटा, हम लोग शट डाउन पॉइंट की बात करें, इसी को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस और मैक्सिमम लॉस, सुपर नॉर्मल लॉस। शट डाउन पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस, मैक्सिमम लॉस कह दो, सुपर नॉर्मल लॉस कह दो, सबका मतलब एक ही है, अर्थात अत्यधिक लॉस। शट डाउन पॉइंट का मतलब कि ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर हमें क्या करना पड़ जाए, बंद करना पड़ जाए, रोकना पड़ जाए, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा,
शटडाउन पॉइंट के अंतर्गत आएगा कि ऐसी स्थिति, ऐसा पॉइंट जहां पर हमें क्या करना हो, रोकना पड़ जाए, बंद करना पड़ जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना बेटा, शटडाउन पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, शटडाउन पॉइंट कहलाएगा। तो अगर कहीं पर भी हम लोग शटडाउन पॉइंट की बात करेंगे, अगर कहीं पर भी हम लोग शटडाउन पॉइंट की बात करेंगे तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। मतलब अगर याद हो आपको पिछली क्लास वाले, तो हमने यहां पर आपको बताया हुआ था, जहां पर हमने एबनॉर्मल लॉस निकाला था, देखो निकाला था यहां पर एबनॉर्मल लॉस, कि ये जो पोर्शन था यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा रिकवर क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकवर हो रहा था, वेरिएबल कॉस्ट। कि ऐसा सिचुएशन जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या रिकवर हो रहा हो, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा हो, ऐसा पॉइंट जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा हो, तो वो हमारा किस नाम से आएगा बेटा, शटडाउन पॉइंट के नाम से आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, रेंट तो लगेगा ही लगेगा बेटा, प्रोडक्शन करें या ना करें रेंट लगेगा ना, तो मतलब हमारा नुकसान तो फिक्स्ड कॉस्ट का है ही है, फिक्स्ड कॉस्ट का है ही है। अगर हम पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज होगा, फैकल्टी का पेमेंट वगैरह होगा, बुक के कॉस्ट वगैरह होगा, है कि नहीं, जो भी चार्जेज वगैरह हो रहे हैं एडिशनल, वो सारे होंगे। तो ये किसके कारण है, प्रोडक्शन हुआ है तभी तो हुआ है ना बेटा। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो ये सारे खर्चे होते क्या, नहीं होते। तो जहां पर प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, जहां पर प्रोडक्शन हम लोग करेंगे तभी जाकर के क्या होगा, एक्सपेंडिचर एराइज होगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है हमारा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या ना करें वो तो होना ही होना है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कम से कम निकले, कि भाई अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कम से कम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग रहा है, क्योंकि आप आए हैं तो लाइट जलाए तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस निकल जाए, जो टीचर का पेमेंट होगा वो कम से कम निकल जाए, तभी ना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। अगर वो भी ना निकले तो हम लोग क्या प्रोडक्शन कर पाएंगे। कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चे पर अगर 15,000 का कॉस्ट आ रहा हो, ठीक है, एक बच्चे पे 15,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा हो, और बच्चा बोले ना जी सर जी हम तो 10,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो क्या हम वहां पर प्रोडक्शन कर पाएंगे भैया, अपने जेब से लगा के तो और प्रोडक्शन नहीं करेंगे। भाई हमारा रेंट ना आए तो हम क्या बोलेंगे, बेटा रहने दे, छोड़ दे, इससे अच्छा बंद है तो कम से कम रेंटे ना जा रहा है और ज्यादा तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो जहां पर वो बाउंड्री आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या निकले, वेरिएबल कॉस्ट निकले, तो वो हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्या कहलाएगा, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो ठीक है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा, वो किस नाम से जाना जाएगा बेटा, एबनॉर्मल लॉस के नाम से जाना जाएगा, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो मतलब अब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के बीच में क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, जो हमारा बेटा मैक्सिमम लॉस होगा, उस मैक्सिमम लॉस को निकालने के लिए एक्स और वाई, ए आर इज इक्वल टू एम आर ना बेटा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये तो नॉर्मल वाला ग्राफ है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा देखो, ये हमारा हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा हो गया बेटा एवरेज कॉस्ट, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट। अब देखिए ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ना बेटा ई, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इक्विलिब्रियम प्राइस। बेटा जहां पर ये लाइन कॉस्ट को टच करेगी वहां से कॉस्ट वाला प्राइस आ जाएगा ना, तो P1 और E1 लिख दें या नहीं लिख दें। तो देखो अब यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हो रहा है, नहीं एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या हो रहा है, यहां पर बराबर हो रहा है। तो मतलब जो रेवेन्यू है वो किसके बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट के ना, जो रेवेन्यू है वो किसके बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट के। मतलब जितना हमने खर्च किया है प्रोडक्शन के लिए सिर्फ वही निकल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकल रहा है। तो यहां तक हम लोग नुकसान झेलेंगे या नहीं झेलेंगे। अगर अब वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा भी ऊपर होगा, दुकान बंद कर देंगे या नहीं कर देंगे बेटा। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यही हमारा क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस के नाम से जाना जाएगा। ये पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, एबनॉर्मल लॉस या मैक्सिमम लॉस के नाम से जाना जाएगा। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, ओपी इंटू
ओ क्यू क्या बन जाएगा बेटा, ओपी क्यू, है ना। अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें सेम रहेगा बेटा, कोई अंतर नहीं, ओपी क्यू, ये और ये इक्वल हो गया बेटा, है ना। दैट्स मीन्स टी आर इज इक्वल टू टीवीसी, टी आर बराबर क्या हो गया, टीवीसी हो गया। टोटल रेवेन्यू हमारा किसके बराबर हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो गया। फिर उसके बाद अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो ओ पी वन इंटू ओ क्यू क्या बच गया बेटा, ओ पी वन ई वन क्यू। तो अगर अब हम प्रॉफिट को निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा बेटा, टी आर माइनस टी सी, ओ पी ई क्यू माइनस ओ पी वन ई वन क्यू, क्या बन गया, माइनस पी वन ई वन क्यू। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एबनॉर्मल लॉस। क्या कहलाएगा ये हमारा, एबनॉर्मल लॉस, कि भैया ताला लो, दुकान बंद करो, अपने अपने घर जाओ। क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगा। जब तक वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है तब तक तो हम लोग सरवाइव करेंगे, जब तक वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है तब तक तो हम सरवाइव करेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमें अपनी दुकान क्या करनी होगी बेटा, बंद करनी होगी। ओके, तो ये कहानी थी हमारी टोटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट मार्केट। ओके, कौन सा बेटा, सबसे लास्ट वाला, माइनस पी वन ई क्यू क्वांटिटी, ये वाला पोर्शन हो गया ना, P1, अच्छा ई आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एबनॉर्मल लॉस होगा। इससे ज्यादा हम लोग लॉस बियर नहीं कर सकते। ये कहानी हमारी किसकी थी बेटा, शॉर्ट रन की। किसकी कहानी थी हमारी, शॉर्ट रन की। अगर यहीं पर अब हमारा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, बोलो। तुम लोगों को तो अभी नवंबर वाले हो, दिक्कत होगा ही होगा। हाँ, तो वही मैंने बोला, तुम दोनों तो नवंबर वाले हो, 20 से आओगे तो यही होगा, कुछ दिन और। ऐसे आज वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाला जो कराएंगे, तुम तीनों बोलो बेटा, ऑनलाइन वालों, तुम तो मैं वाले ही हो, तुम बता दो। चलिए जरा, अब इसके बाद हमारा क्या था बेटा, लॉन्ग रन। अगर आपने मार्केट की पहली क्लास ली होगी तो वहां पर हमने एक चीज लिखाया था, ओनली मोनोपोली अर्न्स और गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन other than monopolistic or perfect competition earn normal profit in long run। कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मोनोपोली है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मोनोपोली है, मोनोपोली मार्केट क्या करेगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट लेगा लॉन्ग रन में। मोनोपोली क्या लेगा हमारा, एबनॉर्मल प्रॉफिट लेगा लॉन्ग रन में। बाकी जो भी है, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो या परफेक्ट कंपटीशन हो, उसे क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। तो तीन ही ग्राफ बनेंगे बेटा, मोनोपोली में कौन सा, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, मोनोपोलिस्टिक में कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट का, और परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो अगर हम लोग देखें तो देखो ये वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट है या नहीं है। तो यही वाला सेम एज इट इज ग्राफ कहां पे बन जाएगा बेटा, लॉन्ग रन में, सेम यही ग्राफ बनेगा लॉन्ग रन में। चलिए, अगर वही मोनोपोलिस्टिक होगा तो मोनोपोलिस्टिक में कौन सा था, नॉर्मल प्रॉफिट ना बेटा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये कहां पर बन जाएगा, मोनोपोलिस्टिक में। ये क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक में ग्राफ बन जाएगा किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का। और अगर हम लोग एबनॉर्मल की बात करें, ये हमारा किस में बन जाएगा बेटा, मोनोपोली में।
तो मोनोपोली में एबनॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली में कौन सा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट। कि अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, अगर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में चाहे वो मोनोपोली हो, सॉरी मोनोपोलिस्टिक हो या परफेक्ट कंपटीशन हो, इसको क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर मोनोपोली है तो वो क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा मोनोपोली होता है, मोनोपोली का क्या है, प्राइस डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, तो भाई मनमाना प्रॉफिट तो होगा ही ना। अगर मार्केट में एक ही टीचर हो पढ़ाने वाला और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, उसकी मर्जी जिससे जो चार्ज करे, तो क्या वो कभी भी नुकसान में रहेगा क्या, नहीं, हमेशा उससे नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारे फर्म है तो लोग क्या बोलेगा, अरे यार प्रॉफिट बहुत ही कम ले लेकिन बेच पहले सामान को, है कि नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, सर्वाइव भी करना है। तो चाहे परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, वहां पर क्या होगा बेटा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्या होगा हमारा वहां पर, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, मोनोपोली की, तो मोनोपोली को क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो मोनोपोली एबनॉर्मल, मोनोपोली को क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट। बस ये दो लाइन को याद रखना है आपको। ग्राफ बनाने के लिए तो पूछेगा नहीं आपसे, कि अगर आपसे पूछेगा कि बताओ लॉन्ग रन में मोनोपोली को कैसा प्रॉफिट होता है, तो क्या बोलोगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन को कैसा प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो ये बेसिकली कहानी थी हमारी मार्केट की, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन किया है। ठीक है, यहां तक ना तेरे समझ में आया होगा ना आपके समझ में, अगर देखा जाए तो। इसलिए ना वो तीसरा ही चैप्टर का ना, इसलिए तो बर्दाश्त कर ले, है कि नहीं। अब जो कहानी होगी यहां से अब तुम समझ सकते हो, ठीक है, अब यहां से आपके समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अब यहां से तुम लोगों के समझ में प्रॉपर आएगा। बेटा एक बताओ, अगर फर्म के नजरिए से इक्विलिब्रियम देखा जाए, अगर फर्म के नजरिए से इक्विलिब्रियम को देखा जाए, तो फर्म क्या सोचेगा कि भैया एक काम करते हैं, जितना सामने वाले लोग मांग रहे हैं, जितने उसकी डिमांड है, अगर उतने ही हम लोग सप्लाई कर दें, जितना सामने वाले का डिमांड है अगर उतने ही हम लोग सप्लाई कर दें, तो हम किस रूप में जाने जाएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में जाने जाएंगे। नहीं भाई, जितना लोगों की डिमांड हो अगर वो पूरा का पूरा हम लोग क्या करें, सप्लाई कर दें, तो वो हमारा किस नाम से जाने बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, वो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के नाम से। कि अगर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, यहां पर डिमांड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। कि जितनी लोगों की डिमांड है उतने ही लोगों की क्या हो जाए, सप्लाई अगर हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे हमने लिखा यहां पर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, हमने क्या लिखा बेटा, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। हमने इधर लिखा डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, और इधर लिखा हमने बेटा सप्लाई ऑफ मेन कमोडिटी। ठीक है, तीन बातें कि भाई डिफरेंट प्राइस पर लोगों की डिमांड भी डिफरेंट होगी, और सप्लायर का सप्लाई भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा या नहीं होगा, है ना। कि अलग अलग प्राइस पे जो सप्लायर है वो सप्लाई भी अलग अलग करेगा, और लोगों की डिमांड भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। बेटा जब प्राइस 10 हो, हमने डिमांड ले लिया 30, क्योंकि जितना कम प्राइस होगा डिमांड उतना ही ज्यादा होगा। अगर प्राइस 20 है तो डिमांड कितना हो जाएगा, 20। अगर प्राइस 30 है, डिमांड कितना ले लिया हमने बेटा, 10। अगर प्राइस 10 है तो सप्लायर क्या बोलेगा, अरे अभी दाम कम है, सप्लाई क्या कर दो, कम कर दो। कम प्राइस पे कम सप्लाई करेगा, वो तो रोकेगा ना भाई, दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, अभी क्यों बेच दें। तो सप्लाई और प्राइस का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। तो जितना कम प्राइस उतना कम सप्लाई, जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा सप्लाई। तो यहां पर ये कितना यूनिट कर रहा है, 10 यूनिट। फिर इसने 20 पर कितना यूनिट कर दिया, 20 यूनिट।
30 पर कितना कर दिया बेटा 30 यूनिट। अब आप देखेंगे कि यहां पर जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा। यहां पर क्या है बेटा, डिमांड बराबर क्या है सप्लाई है ना, तो यहां पर क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। यहां पर क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, कि जो प्राइस 20 है उस 20 प्राइस पर जितना डिमांड है उतना ही क्या हो रहा है सप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। ये किस नाम से जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम के नाम से। तो जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई हो जाए, जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई हो जाए वही हमारा किस नाम से जाना बेटा इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जितने लोगों की जरूरत है वो पूरी पूर्ति कर दे तभी तो हमारा काम कहलाएगा ना कि हाँ संतुलित है इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो तो क्या बोलेंगे, अरे डिफिशियंसी में है पूरा काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डिमांड जो है कम हो और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, अरे ओवर सप्लाई हो गया भाई, है ही नहीं। तो जो काम होगा वो क्या होगा, काम जो होगा, जैसे देखो ना 30 वाले पे डिमांड कितना है बेटा 10 और सप्लाई कितना है 30। बेटा अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो इसका एक नाम आता है मार्केट फेल्योर। इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा मार्केट फेल्योर। और जब मार्केट फेल्योर होगा ना बेटा तो इसको आप लोग पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स में, वहां पर पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है मार्केट फेल्योर का, तो उसमें इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एक कहानी है, पुणे की कहानी है ये, कि आज से 5-7 साल पहले पुणे, क्या हो बेटा तुम रहते थे, अरे मैं नहीं रहता था, मैं शुरू से दिल्ली में, मैं तो आज तक पुणे ना गया। बिहार से निकल के एक ही चीज तो देखा है वो दिल्ली है, इसके अलावा कहीं नहीं घुमा हूं भाई। आया 2 साल के बाद पढ़ाने लगा तो इसी लाइन में रह गया, तो कंटिन्यूसली झेल रहा हूं, अब 13 साल से यही झेल रहा हूं, क्या करें। चलो जी, तो मार्केट का एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं पुणे नहीं रहा करता था। तो 5-7 साल पहले की बात है कि पुणे में क्या हुआ ना कि बिल्डर्स ने बहुत सारे फ्लैट बना दिए कि भाई लोगों को बेचना है हमें। बेटा जहां की पॉपुलेशन ही कम हो, पॉपुलेशन डेंसिटी ही कम हो, वहां पे कितने लोग आ जाएंगे। अगर 1 लाख लोग था ना बेटा, अगर 1 लाख लोग था तो 2 लाख फ्लैट बना दिया। अब उसकी क्या कोई जरूरत होगी लोगों को, है कि नहीं। यहां सप्लाई क्या हो गया, ओवर सप्लाई हो गया। फिर बिल्डर बाद में माथा पकड़ रे दादा ई का हम कर दिए, भाई लोगों को तो जरूरत उतनी है नहीं और हमने तो बना दिया। लोगों को औने पौने दाम में क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। तो अब यहां पर अगर सप्लाई भी ज्यादा हो गया तो मार्केट की स्थिति बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी बेटा। तो चाहे ओवर सप्लाई हो चाहे अंडर सप्लाई हो, भाई अगर आपको भूख लगी हो और हम 1 रोटी ऐसे करके दे दे, आप बोलोगे और भूख लगी, दूसरा ऐसे दिखाएं और खिलाएं ना, कितना खुंदस बढ़ेगा, है कि नहीं। भले कुछ करोगे नहीं लेकिन मन ही मन सोचोगे मेरे हाथ में भी चाकू होता तो आर पार कर दिया होता, है कि नहीं। तो अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो भी दिक्कत, है कि नहीं। तो अंडर सप्लाई हो गया और डिमांड कम है और सप्लाई ठूस ठूस के, आप बोलोगे सर जी भूख नहीं, हम बोलेंगे ना ठूसना पड़ेगा ले खा, है कि नहीं। तो भाई अब जैसे मान लो संडे को मैंने बोला 4 घंटे पढ़ाऊंगा, अब आप बोलोगे 3 घंटे के बाद सर जी अब हैंग हो गया, मैं बोलूंगा ना अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी और पढ़ाऊंगा। तो क्या बोलोगे ये पढ़ा के फायदा ही क्या, यहां से आएगा और यहां से बाउंस करेगा, है ही नहीं। तो इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो चाहे अंडर सप्लाई हो चाहे ओवर सप्लाई हो, दोनों ही नुकसानदायक है या नहीं है बेटा। तो होना क्या चाहिए कि भाई जब तक आपके भेजे में घुसे तब तक हम पढ़ाएं, जब घुसना बंद कर दें पढ़ाना छोड़ दें, है कि नहीं। तो ये जहां पर होगा कि जितनी डिमांड हो अगर उतनी ही सप्लाई हो जाए तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, इक्विलिब्रियम। और यही हमारे लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। क्या होता है बेटा, सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं फिर देखेंगे इक्विलिब्रियम में कैसे चेंज होता है बेटा। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके का है एक्स और वाई, एक्स एक्सिस इज नोन एज क्वांटिटी, एक्स एक्सिस इज नोन एज क्वांटिटी, वाई एक्सिस इज नोन एज प्राइस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम लोग डिमांड वाला काम कर लेते हैं। ये 10, 20, 30, 10, 20, 30, ठीक है बेटा। जब प्राइस 10 था डिमांड कितना था बेटा,
ओके, जब प्राइस 20 तो डिमांड कितना बेटा, प्राइस 10 तो डिमांड कितना बेटा, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये नहीं हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व। अब उसी तरीके से अगर हम लोग सप्लाई को देखें, जब प्राइस 10 था तो सप्लाई कितना था, जब प्राइस 20 था तो सप्लाई कितना, प्राइस 30 था तो सप्लाई कितना बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई। बेटा एक हमारा हो गया डिमांड, एक हो गया हमारा सप्लाई, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यही हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम ना। ये देखो 20 पर और इधर भी 20 पर, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से, कि जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई हो जाएगा, जहां पर क्या होगा बेटा, डिमांड बराबर सप्लाई हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के नाम से जाना जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कहलाएगा। ठीक है, कि जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई हो जाए तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के नाम से जाना जाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना, जल्दी से लिख लो क्योंकि ये टॉपिक लिखना ही है। हाँ बेटा पीडीएफ भेज दूंगा मैं, क्लास के बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा। कल वाला भी तो भेज दिया था मैंने, कल वाला भेज दिया था ना मैंने। अगली क्लास से बीसीके स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले अब बीसीके पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स शुरुआत कर दूंगा। तो ये 6-7 क्लासेज में बीसीके हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, इकोनॉमिक्स के साथ 40 नंबर का वो है। इकोनॉमिक्स में 80 से कम किसी के नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर पिटना शुरू होगा। मैथ में मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि आप कितने ले आओ, लेकिन कम से कम 60 तो लेके आओ। लेकिन इको में 80 से ऊपर आने चाहिए बेटा, उससे कम की तो बात ही मत करना। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा साथ है बेटा। हो गया बेटा, पर बात तो यहां पर भी बनेगी नहीं। अब देखिए, अगर लिख ले बेटा, यहां पे आपका क्या नाम है? हाँ स्वाति, ओनली मैथ्स एंड इको। देखो बेटा, अब अगर इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट में बदलाव हो, चेंज हो, तो इसी को हमें यहां पर ध्यान में रखना है। तो चेंज इन इक्विलिब्रियम, चेंज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म,
चेंज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, कि जो फर्म है अगर उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में बदलाव होता है, अगर फर्म है उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट में बदलाव होता है तो वहां पर कैसी बातें होंगी, किस तरीके की बातों को हम लोग देखेंगे, वो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश एक बार बेटा करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट में, एक मिनट बेटा, चलिए, तो अगर हम लोग चेंज इन द इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग चेंज इन द इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में बदलाव कैसे होगा, तो देखिए तीन तरीके की चीजें हैं, एक तो प्राइस है, ठीक है, एक डिमांड है, एक सप्लाई है। तो प्राइस को तो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट तो दोनों के ऊपर होगा। तो मतलब मेनली दो बातें हैं, आइदर डिमांड और सप्लाई, या ऐसा हो दोनों बदल जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मतलब अगर इक्विलिब्रियम होगा, अब कोई लिखोगे नहीं, पहले मैं पूरा लिख लूंगा उसके बाद लिखना, ठीक है। अगर चेंज इन द इक्विलिब्रियम कर रहे हैं तो यहां पर तीन तरीके का सिचुएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, तीन तरीके का सिचुएशन होगा। पहला, ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। दूसरा, ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, है ना। और तीसरा क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। बोला ना प्राइस को तो कौन से रखना, उस पर तो दोनों का इफेक्ट होगा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई, कि या तो डिमांड में बदलाव हो, या तो सप्लाई में बदलाव हो, या तो दोनों में बदलाव हो। इन तीनों के कारण ही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म जो है या इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो इफेक्टेड होगा या नहीं होगा। अगर डिमांड में बदलाव किया है हमने तब भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो इक्विलिब्रियम फर्म है वो इफेक्टेड होगा। अगर हमने सप्लाई में चेंजेस करा है तब भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा बेटा, इफेक्टेड होगा। और अगर हमने दोनों में ही बदलाव करा है तब भी हमारा क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट इफेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो पहला क्या होगा बेटा, ड्यू टू चेंज इन डिमांड। दूसरा क्या हो गया बेटा, ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। और तीसरा क्या हो गया बेटा, ड्यू टू चेंज इन बोथ। अब देखने में तो तीन ही केस लग रहा है, लेकिन बात यहां भी नहीं बनेगी। अब इसमें भी दो तरीके की बातें, या तो इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है या तो डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है। दो बातें हो गई या नहीं होगी बेटा, या तो इंक्रीज इन डिमांड या तो डिक्रीज इन डिमांड, है ना बेटा। कि अगर डिमांड में इफेक्ट हो रहा है तो डिमांड में दो तरीके का इफेक्ट हो सकता है, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में भी कितनी, दो तरीके की बातें, या तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई, या तो क्या होगा बेटा हमारा इंक्रीज इन सप्लाई की बात होगी, या तो डिक्रीज इन सप्लाई की बात करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, कि जिस तरीके से या तो डिमांड बढ़ सकता है और कम हो सकता है, उसी तरीके से क्या होगा, सप्लाई भी हमारा बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तो पहला क्या हो गया बेटा, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। तीसरा क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई। चौथा क्या हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई। लगने में तो चार ही लग रहा है,
पर मजा आएगा इस वाले केस में। इसमें 4 अलग अलग बातें हो सकती हैं, इसमें 4 अलग अलग बातें हो सकती है। क्या? तो मैं उसको ना सीधा बेटा नीचे नीचे लिखता चला जाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। जैसे पहला, इंक्रीज इन डिमांड, बेटा सिर्फ डी और एस लिखना हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। बेटा यहां पर फिर भी नहीं बात बन रहा है, इसके अंदर भी अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। क्या? तो सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो और सप्लाई में कम ही इंक्रीज हो। कि भाई डिमांड अगर 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो सप्लाई 2 ही यूनिट बढ़े, है तो दोनों में इंक्रीज ही, लेकिन डिमांड ज्यादा और सप्लाई में क्या हुआ? कम का इंक्रीमेंट हुआ। हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा भी तो हो सकता है दोनों 5-5 यूनिट ही बढ़े, हो सकता है नहीं हो सकता? तो दूसरा क्या होगा बेटा? इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। हो गया नहीं हो? तो पहले सिचुएशन में 3 पॉइंट्स हो गए या नहीं हो गए बेटा? पहले 2-2-4 तो यहां पे बन ही गए हमारे, और जो हमारा बोथ वाला है उसमें पहले सिचुएशन में कितने हो गए? 3 केस हो गए हमारे। चलिए जी, फिर अगर इसी में दूसरा केस देखें तो दूसरा है कि अगर डिमांड तो इंक्रीज करे एंड सप्लाई क्या हो जाए बेटा? डिक्रीज हो जाए। डिमांड तो बढ़े और सप्लाई क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए। तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, कि अगर डिमांड को बढ़ाएंगे और सप्लाई को कम करेंगे तब क्या सिचुएशन होगी? तो फिर वही 3 बातें ना बेटा, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। होगा या नहीं होगा? दूसरा क्या होगा बेटा? इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, है ना? और तीसरा क्या होगा बेटा? इंक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि अगर डिमांड 10 यूनिट बढ़ा और सप्लाई जो है 15 यूनिट से कम हो जाए। डिमांड बढ़ा कितने से? 10 यूनिट से, सप्लाई कितने से घट गया? 15 से, तो सप्लाई में ज्यादा ना डिक्रीज हुआ और डिमांड इंक्रीज क्या हुआ? कम हुआ है। तो ये भी सिचुएशन हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? ये भी सिचुएशन हो सकता है ना, पर बात तो यहां भी नहीं बन रही। तीसरा सिचुएशन बेटा, इसी के नीचे ही लिखता हूं, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। इसमें भी 3 बातें होंगी बेटा। कौन कौन सा? डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, और डिक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। हो गया बेटा यहां तक 3। और केस क्या हो सकता है बेटा? यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? है ना? तो अगर डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? तो ये टोटल कितने ग्राफ बन गए बेटा? 16 सिचुएशन। तो 16 ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा? अगर ये 16 सिचुएशन है तो 16 ग्राफ बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये 16 ग्राफ बनाते ही ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? टॉपिक पूरा संपन्न भवतु हो जाएगा। ओके, तो पहले इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे इसका ग्राफ बनाते। यहां से लिखना है ना, या ऊपर लिख लिया था ये वाला ना? तो यहां से लिखना है, चेंज इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म। लिख लो जल्दी।
जाओ बेटा। बेटा देखो प्राइस जैसे 10, 20, 30 ले लिया हमने, तो उसी बेसिस पे डिमांड और सप्लाई हुआ होगा। तो प्राइस तो यही रखना है हमेशा, प्राइस में बदलाव नहीं करना। हम तो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से फर्म को देखेंगे कि उसका डिमांड बढ़ा है, सप्लाई क्या हुआ है, घटा है, ये क्या हुआ, वो देखने से। तो डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही हम लोग उसको कंपैरिजन करेंगे। जब हमने इक्विलिब्रियम बताया था तो हमने क्या बोला था, डिमांड बराबर सप्लाई ना बेटा, तो किसको देख रहे, डिमांड और सप्लाई को ही ना। तो उसी में बदला होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ना बदलेगा हमारा। आठ घंटे के लिए तो रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया है। कल मोदी ने बात करी ना, 8 घंटे के लिए रशिया ने बोल दिया ठीक है हम हमला नहीं करेंगे, सारे भारतीय को निकाल दीजिए। हाँ एक मरा है, दूसरा तो ब्रेन हेमरेज से मरा था, उसका पहले से वो बीमार ही था, ब्रेन हेमरेज हुआ था तो 1 महीने से हॉस्पिटल था। कल या परसों एक मरा है। हाँ हाँ तो अब है क्या हो गया कोरोना, तो लोग तो बोलेगा ना कोरोना से ही मरा है। कोरोना में भी अधिकतर वही लोग मरे हैं जिसको किसी न किसी तरीके की ऐसी बीमारी थी जो कि ज्यादा इफेक्ट करता है। देखो डायबिटीज वाले का ऑटोमेटिक है कि शरीर का रोग निरोधक क्षमता खत्म हो जाता है। किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक है उसको ज्यादा पंगा क्रिएट करेगा ही करेगा। अधिकतर लोग ऐसे ही मरे हैं जिसको या तो किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो या डायबिटीज हो। भाई न्यूज चैनल देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अब युद्ध जो है ना इंडिया में भी पहुंच जाएगा। एगो एगो मिसाइल आएगा और उसे ही चुमता हुआ निकल जाएगा, बस मिजाज टंच। नहीं नहीं आज एक बता, गोलीबारी जो है वो आदमी को देख के थोड़ी ना गिरेगा कि कहाँ गिरना है। अगर जी हाँ मैं जी न्यूज से बोल रहा हूं तब तक उड़ा जाए, ले बोल रहा था। अजीब स्थिति है यार, जानबूझ करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और हो गया, नोट कर लिया बच्चों, ऑनलाइन वालों नोट कर लिया। ठीक है जल्दी कर लो बेटा। हाँ थर्ड पॉइंट के लिए स्लाइड कर रहा हूं, ऊपर वाला हो गया पहला पॉइंट और इधर वाला। लो अब थर्ड पॉइंट सो हो गया। हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया। ग्राफ बनाओ अब। चलिए जी, पहला सिचुएशन क्या था बेटा,
ड्यू टू चेंज इन डिमांड, यही था ना बेटा। पहला सिचुएशन क्या हमने लिखा था, ड्यू टू चेंज इन डिमांड, कि अगर डिमांड में बदलाव हो तो डिमांड में पहला बदलाव क्या था बेटा, इंक्रीज इन डिमांड। क्या था अपने पास, इंक्रीज इन डिमांड। तो चलिए जनाब जरा ग्राफ देखते हैं इसका हम लोग। अगर इंक्रीज इन डिमांड है एक्स और वाई, ठीक है बेटा, पहले यहां पर जो हमारा ये क्या था, सप्लाई डिमांड, यहां तो हमारा होना ही होना है ये वाला सिचुएशन। इक्विलिब्रियम के लिए यही देखा था ना हमने, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट था यहां से नीचे कर दीजिए, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारा क्या होगा, क्वांटिटी, और ये हमारा क्या होगा बेटा, प्राइस। ओके, और ये जो पॉइंट था ये हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके बाद कहता है कि डिमांड हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया ना, डिमांड क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। अगर डिमांड को बढ़ने की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, डिमांड को बढ़ने की बात कर रहे हैं। बढ़ने का मतलब क्या, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या, राइटवर्ड शेप, क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शेप। तो अगर ये ब्लू वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये हमारा डिमांड इंक्रीज को शो करेगा या नहीं करेगा, तो डी से बढ़ के कहां हो गया बेटा, D1 पे हो गया। अब देखो डिमांड और सप्लाई कहां पर बराबर हो रहा है, इस पॉइंट पे ना बराबर हो रहा है। तो यहां से अगर आप नीचे मिला देंगे तो क्या होगा, नया वाला क्वांटिटी मिल जाएगा, और यहां से अगर यहां कर देंगे तो क्या होगा बेटा, प्राइस मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम 1। तो क्या बोलेंगे बेटा, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एज वेल एज इंक्रीज इन क्वांटिटी। कि अगर हमारे डिमांड में बदलाव हुआ है, डिमांड हमारा इंक्रीज हुआ है, तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है बेटा, कि जो हमारा प्राइस है वो प्राइस पी से कहां पर शिफ्ट हो गया, P1 पे। क्वांटिटी हमारा कहां से कहां शिफ्ट हो गया बेटा, Q से Q1 पे। तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया और प्राइस भी इंक्रीज। तो बदला क्या है हमारा, डिमांड। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, दोनों के ऊपर, प्राइस के ऊपर भी और क्वांटिटी के ऊपर भी। प्राइस भी हमारा इंक्रीज होगा और क्वांटिटी भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो ये पहला काम था जब हमारा क्या होगा, डिमांड में इंक्रीज होगा। पहला काम था जब हमारा क्या हुआ बेटा, डिमांड में इंक्रीज होगा। दूसरा हमारा क्या था बेटा, डिक्रीज इन डिमांड ना। अगर डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बेटा क्या बात करें, डिक्रीज इन डिमांड की, तो फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। एक्स और वाई, सप्लाई डिमांड, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक तो कोई चेंज नहीं, ये तो हमारा जो नॉर्मल सिचुएशन होता है उसके अनुसार। अब क्या किया हमने, डिमांड को कम कर दिया ना बेटा। डिमांड को कम करना मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना ना बेटा, D0 D0। देखो जहां पर 0 लिखूंगा तो वो डिक्रीज को शो करेगा और 1 लिखूंगा तो इंक्रीज को शो करेगा। अपने अनुसार डिनोट कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं किसी से करना है, आपकी मर्जी, आप जिससे करना चाहें। हम यहां पर 0 से डिक्रीज को डिनोट कर रहे हैं और 1 से किसको कर रहे हैं, इंक्रीज को। अब डिमांड और सप्लाई कहां पर बराबर है बेटा, यहां पर ना। तो यहां से क्या होगा, Q0, और यहां से क्या हो गया बेटा, प्राइस भी डिक्रीज, क्वांटिटी भी डिक्रीज, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कहां पर शिफ्ट हो गया, E0 पे हो गया, ये नहीं हो गया बेटा। पहले कहां पर शिफ्ट हुआ था, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन डिमांड लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी as well as decrease in price ना बेटा, decrease in quantity and decrease in price, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सिचुएशन।
क्या यही चीजें हमारा सप्लाई के साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है? तो पहले इसको कीजिए, फिर सप्लाई के साथ करते हैं हम लोग। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ, सप्लाई अगर बढ़ेगा तो सप्लाई अगर इधर आ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इस साइड नीचे की तरफ डी की तरफ आएगा तो, और ऊपर की तरफ जाएगा तो हो गया बेटा? कर लिया? क्या इसी तरीके से सप्लाई का कर सकते हैं बेटा? क्या इसी तरीके से सप्लाई का करें? चलिए करते हैं हम लोग। ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, पहला कौन सा बेटा? इंक्रीज इन सप्लाई ना? इंक्रीज इन सप्लाई का मैं करूंगा, डिक्रीज इन सप्लाई का आप खुद करेंगे। ओके, अब ऐसे ही होगा कि जैसे आगे वाले में भी 3-3 हर में बना है ना, तो एक केस मैं करूंगा, 2 आपको करने और मैं सबके चेक करूंगा। देखिए, अगर सप्लाई वाला है एक्स और वाई, सप्लाई डिमांड, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस। ओके, यहां तक आ गया हमारा। अब देखिए, अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई किधर? राइटवर्ड शिफ्ट ना बेटा। तो देखो इधर की तरफ आ जाएगा सप्लाई या नहीं आ जाएगा? S1 S1। अब यहां पर डिमांड के बराबर हो रहा है ना बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वांटिटी 1। लेकिन प्राइस में देखना क्या प्रभाव पड़ रहा है बेटा?
प्राइस डिक्रीजेज, क्वांटिटी इंक्रीजेज ना। प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और क्वांटिटी क्या हो रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है बेटा, कि जो हमारा यहां पर शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बेटा, कि जो हमारा प्राइस है वो तो डिक्रीज हो रहा है, जो हमारा प्राइस है वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, बट क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है ना। क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रख के चलेंगे हम लोग। तो प्राइस डिक्रीजेज एंड क्वांटिटी इंक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। ग्राफ बना रहा हूं, लिखोगे खुद ना, लिख लोगे ना, पक्की वाली बात। बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो तुम बोलोगे गुरुजी आलसी हो गए हैं। क्या हिमांशु, अच्छा आप तो हिमांशु, दो हिमांशु है ना, तुम्हारा भी नाम हिमांशु, हिमांशु। डिमांड सप्लाई क्वांटिटी प्राइस इक्विलिब्रियम। सप्लाई क्या हो रहा है बेटा, S0 S0। क्वांटिटी क्या हो रहा है बेटा, प्राइस क्या हो रहा है, लिख लोगे इसको। अरे बेटा यहां सिर्फ सप्लाई अकेले से काम थोड़ी नहीं चल रहा है, दोनों को साथ लेके चल रहा है ना, दोनों का इफेक्ट देख रहे हो ना। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट में बदलाव की बात करें उसके कारण क्या इफेक्ट होगा, हम ये नहीं बोल रहे कि प्राइस और सप्लाई का क्या इफेक्ट होगा बेटा। ठीक है, पहला क्या लिखवाया था बेटा, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। अलग अलग केस था ना इसमें बेटा, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा क्या था बेटा, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। और तीसरा क्या था बेटा, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। कोमोडिटी डिक्रीज कर रहा है, दिख नहीं रहा तुझे, क्यू से Q0 पे आ गया क्या जियाउल साहब, आप भी मजाक कर देते हैं आप। अगर दोनों बढ़ रहा है तो दोनों किधर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड ना बेटा। अगर दोनों ही बढ़ रहा है तो दोनों क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा ना। सारे बच्चे बना लो।
जो ब्लैक कलर से बन रहा है ये एक्चुअल वाला है, जो ब्लू कलर से बन रहा है वो चेंजेज वाला है। ठीक है, जो भी मैंने ब्लैक वाला बनाया ये क्या होगा हमारा बेटा, एक्चुअल, और जो ब्लू से बना रहा हूं वो क्या है हमारा, जो चेंजेज वाला है। डिमांड ज्यादा इंक्रीज, क्या हुआ, किसको, अच्छा उसमें सेम दिख रहा है, अब अलग लग रहा है। मैंने अब ग्रीन से बनाया है तो तुम लोगों को तो हल्का लगेगा ही सेम। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ा, लेकिन देख रहे हो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, क्वांटिटी में ज्यादा बदलाव है या नहीं है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, क्वांटिटी में ज्यादा बदलाव हुआ या नहीं हुआ। तो ये कब था, जब इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई है। अगर दोनों में बराबर का बदलाव हो, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी इंक्रीज। सेकेंड वाले में देख रहे हो प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट, और क्वांटिटी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। तो उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। प्राइस घट के कितना, P0, क्वांटिटी बढ़ के कितना, Q1। देख बेटा सामने यही होगा, बोलो पहले सिचुएशन में यही केस बनेंगे बेटा, मिला लेना सारे बच्चे। अब से जो चेंजेज वाला होगा ना उसको रेड कलर से बना दूंगा, ठीक है, तब तो अलग अलग दिखेगा तुम्हें। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। फिर से वही तीन बातें, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। बेटा बोथ वाला ही तो करवा रहा हूं जियाउल, ये बोथ वाला ही, डिमांड सप्लाई दोनों चेंज हो रहा है तो बोथ तो हो ही गया। तो ऊपर वाला तो बना दिया तब और बोल रहा है अब, है बोल, जब बना रहे थे उसी टाइम में बोलता कि ये वाला मैं कर लूंगा।
ग्राफ में सारे बना देता हूं, लिख साथ में तुम खुद लेना। ग्राफ बन जाएगा ना तो फिर गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी ना बेटा। क्या बेटा? ग्राफ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनेगा ना बेटा तो ये रिलेशन कैसे बताओगे कि क्वांटिटी बढ़ा है या कम हुआ है, वो पूछेगा। जैसे यहां पर है ना, अगर तुमसे ये पूछ दिया कि इफ इंक्रीज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई देन व्हाट इफेक्ट ऑन क्वांटिटी एंड प्राइस, तो जब ग्राफ नहीं बनेगा तो कैसे पता कर पाओगे कि किस पे क्या इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? ऑप्शन में रहेगा प्राइस अनचेंज, क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस अनचेंज, क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी अनचेंज, इस तरीके से पूछ देगा। समझा? तो इसके लिए ग्राफ का होना आवश्यक है नहीं? तो इसीलिए तो मैंने वो बोला कि साथ में आपको लिखना है। ये जो लीड्स टू वाला लिखा है ये आपका ऑप्शन है, ये जो है जो मैंने लीड्स टू लिखा है ये आपका ऑप्शन है। तो ग्राफ होगा तभी कर पाओगे, समझे ना? इसलिए हाँ बेटा, ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, नहीं बनाएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। और वो ग्राफ बना के देता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना तो वो क्या करेगा, एक साथ 3-4 क्वेश्चन पूछता है। उसमें अभी मैं जब ये कंप्लीट करूंगा तो बना दूंगा कि किस तरह का ग्राफ आएगा और कैसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? क्या है बेटा? इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो अलग अलग कलर हो गया ना। डिक्रीज इन सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट Q से Q1। प्राइस देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ गया है और क्वांटिटी कितनी सा बढ़ा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया। अगर दोनों में बराबर चेंज हो क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं, प्राइस इंक्रीजेज। देखो मैंने यहां पे डिमांड को सप्लाई लिख दिया और सप्लाई को डिमांड लिख दिया। डिमांड क्या है बेटा? इंक्रीज है ना, D1। अरे ना भाई, मैं क्यों रेलवे स्टेशन पे होऊंगा? वो आवाज बाहर कुछ हुआ था अभी। रेलवे स्टेशन की नहीं। S0 S0 देख रहे हो क्वांटिटी कितना कम डिक्रीज हुआ है और प्राइस कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्या इसी तरीके से वो आगे के 6 ग्राफ कर लोगे? जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाइए मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चों भी, ये 6 ग्राफ मैंने किया है ना बेटा, 12 ग्राफ थे ना, 6 आपने करनी है। जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाओ मुझे।
ऑनलाइन वाले व्हाट्सअप करोगे? जल्दी से मुझे व्हाट्सअप करो बेटा। जल्दी बच्चों, वेट कर रहा हूं मैं। 6 ग्राफ्स बना करके जल्दी भेजिए। अभी ग्रुप में मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, इसमें से डेली कम से कम 10 याद करने हैं आपको। वो एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म वाला नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, वो क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 पूछता है, तो मैंने उसके सारे पीडीएफ बना करके 6 पेज का आपको भेज दिया, वो भी याद रखना है।
ठीक है, मैं भेज देता हूँ बेटा। जी राहुल, क्या कर रखा है भाई? इतना गंद मचा रखा है तूने तो। सही से बना। बेटा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कर। सबमिट कर ले बेटा। हो गया यहाँ तक? दो बच रहा है, तो एक बार कर लेना, फिर मुझे दिखाना जरूर। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी बेटा? हमारी मार्केट की। मार्केट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार इसको पूरा ओवरव्यू कर लेना। ठीक है, एक बार वीडियो भी पूरा जो है देख लेना। सारे मैं ऐप में आज सारे वीडियो एक साथ दे दूंगा ताकि आप देख सके उसको, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा किस तरीके से। ग्राफ ऐसे इंडिविजुअली नहीं आएगा बेटा। उसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ आपको इस तरीके से बना के दे देगा, एक्स वाई, ये सप्लाई है,
ये डिमांड है, ये एक ओरिजिनल आपको सप्लाई और डिमांड दे देगा, ठीक है। इसके बाद उसमें करेगा क्या, देखिएगा जरा कैसे खेलता है वो। सप्लाई इंक्रीज भी हो सकता है, सॉरी डिमांड इंक्रीज भी हो सकता है और डिमांड, सप्लाई डिक्रीज भी हो सकता है, सप्लाई S1 S1 S0 S0 D1 D1 D0 D0, एक ही में सब कुछ बना दिया बेटा। ये तुम्हारा क्या होगा, एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट ना बेटा, है ना। इसको पॉइंट दे देगा 1, ये हो गया बेटा 0.2, कोई भी वो दे सकता है। 0.1 हो गया तो वो तो हमारा मिड वैल्यू हो गया 3। अब यहां पर हो जाए 4 5 6 7 8 9। आपसे जैसे मैंने पूछ लिया, बताओ 0.9 पर क्या सिचुएशन बन रहा है। तो पहले क्या करोगे, ये वाला तो एक्चुअल वाला ग्राफ बनाना ही बनाना है ना बेटा, ये वाला एक्चुअल ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद यहां से ग्राफ बना के कंपेयर नहीं कर लोगे आप, तो ये पूरा ग्राफ बना के देगा, बस आपको लाइन खींच के उसको कंपेयर करना है। नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट पे बोलेगा एक्चुअल वाला पहले बना लोगे ग्राफ, ये बना हुआ है, वहां से लाइन ऊपर नीचे दोनों खींच दो, और जिस पॉइंट का भी पूछेगा उस पर ग्राफ बना करके कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ऐसा पूछेगा तो आपको प्रॉपर ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बना करके ही वो देगा। बस इस 9 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट या 2 पॉइंट के बारे में पूछेगा 2-3 क्वेश्चन में, वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो आराम से कर लोगे या नहीं कर लोगे, इससे ज्यादा आपका यहां पर कंसेप्ट अब नहीं है। ओके, तो ये कहानी थी बेटा हमारी मार्केट की, तो एक बार इसको देख लेंगे और कोई प्रॉब्लम हो पूछ लें, ठीक है। अभी 5 मिनट में शुरू करता हूं मैं बिजनेस साइकिल की कहानी, ठीक है बेटा, बस 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन वाले बच्चों में डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूं,